हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड लुसेंट जी के क्वेश्चन आंसर। तो याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य से। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा और यह 240 से 280 तक राज किया था गद्दी पे। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कर रहा है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। याद रखिएगा श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। गद्दी पे बैठे थे, याद रखिएगा गद्दी पे बैठे थे। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। पूछेगा कौन सा शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त, याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप लोग टिक मार दीजिएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा वह 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। बार बार आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। यह चीनी बौद्ध यात्री था। याद रखिएगा चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर जो कहीं विक्रमादित्य लिखा रहेगा तो उसको आप लोग चंद्रगुप्त द्वितीय भी मानिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। कौन? शाब। कब क्वेश्चन पूछ देगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा शाब। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्रा एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। और एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था?
आप लोगों को कमेंट में बताना है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। याद रखिएगा, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश को वह सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई माना था। नेक्स्ट देखेंगे, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं बाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं बाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। याद रखिएगा, दंडपाशिक कहलाता था पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी। नेक्स्ट, मुगल काल में शिक्षाएं के लिए रहत या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में शिक्षाएं के लिए रहत या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। नेक्स्ट, गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। आगे देखेंगे, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहक गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। याद रखिएगा, विष्णु का वाहक गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। यहाँ पे राज चिन्ह था। याद रखिएगा, राज चिन्ह था। आगे देखेंगे, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा, पंचतंत्र हो जाएगा। और पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। आगे देखेंगे, संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। कोई पूछ देगा आपसे गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन थी? तो याद रखिएगा, संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो आप लोग मार दीजिएगा टिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को, याद रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और सभी क्वेश्चन लूसेंट से बनाया गया है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए।